हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा और ये कैसे रेलेवेंट रहेगा फॉर प्री एंड मेंस। और मेंस में भी कौन से जीएस पेपर में जो आपका पर्टिकुलर टॉपिक है उससे सवाल बन सकता है, कैसा सवाल बन सकता है, एज वेल एज ऐसे में क्या पूछा जा सकता है, इन सभी चीज़ों को मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो इसमें बाकी एडमिशन की डिटेल से अगर कोई एक्जिया आईएएस एकेडमी से एडमिशन के ज़रिए जुड़ना चाहता है तो आप हमें 6002417488 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो कोर्स का फीचर है वो मेंशन किया गया है इस पिक्चर में, तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है पहला आर्टिकल आज का, हाउ डिड इंडिया डेवलप जीनोम एडिटेड राइस। तो हाल ही में क्या किया गया बाय यूजिंग क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, जो एक जीन एडिटिंग टूल है, जो मैंने कल भी आपको बताया था कि क्रिस्पर जीन एडिटिंग टूल के ज़रिए हम इंसानों के अंदर, एनिमल के अंदर, एज वेल एज जो हमारे प्लांट है या फिर जो क्रॉप्स है उनके अंदर हम जीनोमिक या फिर जीनोम एडिटिंग कर सकते हैं। जिससे क्या है, जो क्रॉप है या फिर जो इंसान है या फिर जो आपके एनिमल्स है उनके अंदर जेनेटिक एडिटिंग करके उस पर्टिकुलर जो आपका क्रॉप है या एनिमल है या ह्यूमन है, उसका जो डिजीज़ है या फिर उसमें जो प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसको ठीक की जा सकती है, इवन कैपेसिटी भी बढ़ाई जा सकती है। तो उसी के लिहाज में ये आर्टिकल आया है कि हाल ही में आपका जो इंडिया का इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, जो आपके एग्रीकल्चर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करता है, तो उन्होंने क्या किया है, जीन एडिटिंग टूल का इस्तेमाल करके दो तरह का राइस आपका डेवलप किया है। टू राइस वैरायटी, जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी डेवलप बाय ICAR। तो इसमें एक है आपका DRR धान 100, इसका नाम कमला रखा गया है, जिसको आपका ओरिजिनल जो सांबा और मसूरी है उससे इसको डेवलप किया गया है, DRR धान को। देन आपका है पूषा DST राइस 1, इसको आपका मरुतेरु जो राइस है MTU 1010 उससे इस राइस को डेवलप किया गया है। तो दो तरह के राइस आप देख सकते हैं जिसका डेवलपमेंट हुआ है। तो अभी ये जो चीज़ें हैं काफ़ी फैक्चुअल है, तो ये आपको प्री में पूछी जा सकती है। और मेंस में क्या है, आपके ओवरऑल बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि बायोटेक्नोलॉजी को का इस्तेमाल करके हम कैसे रेवोल्यूशनरी चेंजेस ला सकते हैं एग्रीकल्चर में। फिर पूछा जा सकता है कि हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन आप फेस कर सकते हैं। ओके, तो उसमें आपको क्या करना है, आप किस तरह से हम आज के समय पे क्लाइमेट चेंज की वजह से रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो रहा है, फिर आपका ग्राउंड वाटर डिप्लीटेशन हो रहा है, फिर आपका जो सॉइल है उसमें सैलिनिटी बढ़ रही है। तो इन सभी चीज़ों से टेकल करने के लिए, इस इन सभी प्रॉब्लम को टेकल करने के लिए हमें जो क्रॉप है उनका जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप या फिर ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप, इस तरह के क्रॉप को हम डेवलप कर सकते हैं बाय यूजिंग जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी क्रिस्पर। और उससे क्या है, हमें फूड जो सेफ्टी है, फूड सिक्योरिटी है, जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है वो प्राप्त होगी। हमारे देश में आपकी जो इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी है, उनको हम क्लाइमेट के शॉक से बचा सकेंगे। तो ऐसे चीज़ों को समझना होगा जनरली। और उसमें आप क्या कर सकते हैं, ICAR जो जिसने हाल ही में ये दो राइस का डेवलपमेंट किया, ये आप एग्जाम्पल के तौर पे मेंशन कर सकते हैं। या फिर क्वेश्चन में भी पूछ लिया जा सकता है कि सब्सटेंशिएट कीजिए विथ रीसेंट एग्जाम, कि रीसेंट में कौन सी डेवलपमेंट देखी गई मेंस में। तो वैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो बाकी इसमें आपका कितना यील्ड है और कितना यील्ड बढ़ेगा, ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस दिखाया गया है। तो इसको आप देख लीजिएगा समझ बेहतर बनाने के लिए। ओके, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्ड क्रिमिनलाइजेशन एंड द पुलिस एज पीवोट। तो अभी ध्यान रखिएगा, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसमें दो अहम आपके कंपोनेंट है। नंबर वन हमारा जस्टिस सिस्टम है, नंबर दो है जस्टिस सिस्टम मतलब आपका जो कोर्ट है, जो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है हमारा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का
एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो जस्टिस को इंश्योर करवाता है पीपल के लिए। और उसका दूसरा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया पुलिस। तो पुलिस का काम क्या रहता है? एफआईआर लेना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसके बेसिस में आपका जो क्राइम है उसको, उसके ऊपर क्राइम को डिटेक्ट करना, फिर क्राइम के रिगार्डिंग जो भी एविडेंसेस है उसको कलेक्ट करना, उसके बाद चार्जशीट बना के उस चार्जशीट को कोर्ट में सबमिट करना, ताकि कोर्ट जो है वो क्या कर सके, फैक्ट के बेसिस पे, एविडेंस के बेसिस पे जो क्रिमिनल है, या फिर जो क्रिमिनल तो नहीं है, जो एक्यूज पर्सन है उसको क्रिमिनल डिक्लेयर कर सके, और नहीं है तो उसको एक्विटल कर सके, छोड़ सके। तो इसमें ये बात बताई गई है, मेन मुद्दा इसमें ये है कि जो क्रिमिनलाइजेशन किया जाता है पीपल का, तो उसमें प्रिंसिपल्ड क्रिमिनलाइजेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेलाफाइड इंटेंशन लेके किसी को भी आपका बीएनएस के तहत हो या फिर आईपीसीसी के तहत मेलाफाइड इंटेंशन के तहत किसी को बुक किया गया हो। तो हमारे देश में ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि बहुत सारा फेक केसेस इम्पोज किया जाता है। ओके, फिर पॉलिटिकली विक्टिमाइज बनाया जाता है बहुत लोगों को, जो राइटर है, जो आर्टिस्ट है उनको। तो इसीलिए इस आर्टिकल में इन चीज़ों को दर्शाया गया है कि जो क्रिमिनलाइजेशन है वो प्रिंसिपल्ड होना चाहिए, नीति के अंतर्गत होना चाहिए। नीति के बाहर जाके आपका क्रिमिनलाइजेशन करना सही नहीं है। अगर वैसा किया जाता है तो ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट है, उसके खिलाफ है। तो इसीलिए क्या है, जो क्रिमिनलाइजेशन होगा उसके लिए क्या करना ज़रूरी है, प्रिंसिपल्ड क्रिमिनलाइजेशन करना ज़रूरी है बाय दी पुलिस। पुलिस को अपना जो वो डिस्क्रिशन यूज़ करती है, कभी भी किसी को अरेस्ट कर लेती है, ओके, कभी भी किसी को हैरास करती है, वो नहीं करना चाहिए, जो कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आप देख सकते हैं हमारे देश में क्या है, प्रिंसिपल्ड क्रिमिनलाइजेशन ना होने की वजह से आपके जो केसेस है वो ज़्यादातर केसेस पेंडिंग है। ओके, ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, फॉल्स केसेस की वजह से सफ़र कर रहे हैं। तो उसको कम करना ज़रूरी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिंसिपल है उसको ब्रेक करता है। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। फिर आपका इसको डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविज़न है, जो ह्यूमन राइट्स के प्रोविज़न है, उससे जोड़ के देखा गया है। कैसे? जैसे आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A है, जिसके तहत हमारा क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि हम कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन बहुत समय पे देखा जाता है कि जो आपके पॉलिटिकल डिसेंटर होते हैं, जो कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं, पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो उनके ऊपर क्या किया जाता है, क्रिमिनल चार्जेस, सिडिशन जैसे चार्जेस लगा दी जाती है। फॉर एग्जांपल हाल ही में देखा गया कि जो इमरान प्रतापगढ़ी है, जो आपके एमपी है पार्लियामेंट के, तो उनके ऊपर क्या है, आपका क्रिमिनल चार्जेस लगा दिया गया था। बाद में कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्वॉश किया था। ओके, तो इससे पता चलता है कि जो क्रिमिनलाइजेशन है वो प्रिंसिपल्ड नहीं है, उसको प्रिंसिपल्ड होना ज़रूरी है। ओके, और उसी के साथ पुलिस को गेट कीपिंग रोल दिया गया है कि पुलिस को क्या करना है, आपके जो भी आपके अरेस्ट होते हैं, जिनको भी क्रिमिनलाइज किया जाना, जिनको भी क्रिमिनल, जो एक्यूज्ड है, जो क्रिमिनल है, उनको अगर अरेस्ट करना है तो उसके ऊपर क्या है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, प्रॉपर आपका सर्च इन्वेस्टिगेशन के बाद ही उनको क्रिमिनलाइज किया जाए तो सही है। नहीं तो क्या होता है, लोगों का डिग्निटी भी वायलेट होता है। और जो आपका भारतीय न्याय संहिता है, उसमें आपका जो आर्टिकल 173 सब क्लॉज 3 है, सेक्शन, तो नॉट आर्टिकल, सेक्शन 173 सब क्लॉज 3, उसमें मेंशन किया गया है कि पुलिस को जो आपका प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना है वो 3 to 7, हाँ, 3 to 7 नहीं, सॉरी, जो 3 to 7 ईयर्स का जो पनिशमेंट होता है, वैसे जो चार्जेस होते हैं, उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को क्या करना है, जल्द से जल्द करना है। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, कॉग्निजेबल मतलब क्या, आपके जो ग्रेव ऑफेंसेस रहते हैं, जिसमें आपका 3 से 7 साल का सज़ा हो सकता है, तो उसमें पुलिस को सावधानी बरतनी है, प्रॉपर आपका अरेस्ट करना है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना है, और इनोसेंट पीपल को हरास नहीं करना है। उससे आर्टिकल 21 वायलेट होता है। ओके,
तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें वही सभी चीज़ें कही गई है कि आपके प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ पुलिस का जो ट्रेनिंग है उसमें बहुत ज़्यादा लैग देखा जाता है। इंस्टीट्यूशनल बायसेस देखे जाते हैं कि माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट, डिसेंटर के अगेंस्ट, जो पॉलिटिकल डिसेंटर होता है पोर के अगेंस्ट ज़्यादा बायस देखा जाता है। इनको ईजिली अरेस्ट कर लिया जाता है और प्लस इनके ऊपर डिफरेंट चार्जेस लगा दिए जाते हैं जो फेक रहते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका पॉलिटिकल मिसयूज़ भी देखा गया है। पॉलिटिकल प्रेशर में आके किसी का आपका किसी को अरेस्ट कर लेना। ओके, किसी ने स्पीच दिया हो या फिर किसी ने सटायर कुछ ड्रॉ किया हो या लिखा हो, तो उसके ऊपर क्या होता है, एफआईआर जल्द से जल्द हो जाता है, जो सही नहीं है। फॉर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी देखी गई है। जो पुलिस है या फिर जो आपकी एनफोर्समेंट एजेंसी है, उनकी फॉर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है, तो उनका अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना ज़रूरी है। ओके, तो इन सभी चीज़ों में हमें ध्यान देना ज़रूरी रहेगा। ओके, बाकी आप देखें तो क्या है, अगर किसी को बिना वजह फेक चार्जेस में अरेस्ट कर लिया जाए तो वो इंसान के डिग्निटी के खिलाफ है, डिग्निटी को वायलेट करता है। तो वो हम एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। तो एथिक्स में आपका क्या है, दो आपका हाँ, प्रिंसिपल हम देखते हैं, एक यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, एक डियोंटोलॉजिकल प्रिंसिपल। तो अभी यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल क्या कहता है कि क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए अगर अरेस्ट किया जा रहा है, डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए अरेस्ट किया जा रहा है, तो वो सही है। और डियोंटोलॉजिकल एथिक्स क्या कहता है कि आपका रेस्पेक्ट डिमांड करता है कि जो भी एक्यूज्ड है, अभी तक तो क्रिमिनल है बोल के साबित नहीं हुआ है, वो तो कोर्ट का काम है कि डिक्लेयर करना, बाकी चार्जशीट फाइल करने का काम है पुलिस का। तो इसीलिए क्या है, जो लोग हैं उनको डिग्निफाइड तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक्यूज्ड है तो उनको क्रिमिनल पहले दिन से ही डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि बाद में बहुत बाद में पता चलता है कि जो एक्यूज पर्सन था वो क्रिमिनल था ही नहीं। ओके, तो लेकिन उसका जो रेपुटेशन है वो तो टर्निश हो जाता है। तो इसीलिए क्या करना है, ट्रेनिंग देनी है, सिविल सोसाइटी को भी अवेयरनेस रखना ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट कंप्लेन अथॉरिटी बनाना ज़रूरी है, ताकि हम जो आपके फेक एफआईआर है, ओके, फेक केसेस है, उनके अगेंस्ट हम कंप्लेन कर सकें। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक बात करता है कि जो डिफरेंट नेशन के बीच, ओके, जो क्लैश देखा जाता है, तो वो क्लैश किस चीज़ का है, आइडियोलॉजिकल क्लैश देखा जाता है। हम देखते हैं कि जो क्लैश है वो इकोनॉमी के लिए है, लेकिन वैसा नहीं होता है। जो आइडियोलॉजी है उसके लिए क्या होती है, डिफरेंट नेशन के बीच में क्लैश होती है। फॉर एग्जांपल अभी अगर देखें, तो आप जो कोल्ड वार हुआ था, इसमें कोल्ड वार का एग्जाम्पल दिया है। तो कोल्ड वार के समय, कोल्ड वार अब हुआ कब, जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया। तो सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद क्या थी, वर्ल्ड के जो मैक्सिमम सुपर पावर थे, जर्मनी हो, फ्रांस हो, फिर आपका इंग्लैंड हो, ये सभी पावर्स कोलैप्स हो गई थी और दो ही पावर बच गई थी 1945 के बाद, वो थी आपकी यूएसए और ऑन दी अदर हैंड यूएसएसआर। तो यूएसएसआर जो था आपका आज के समय का जो रशिया है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, एक आपका आइडियोलॉजिकल क्लैश हम देख सकते हैं, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म का क्लैश, ओके, या फिर लिबरलिज्म एंड कम्युनिज्म का क्लैश हम देख सकते हैं। तो उस क्लैश का एंड कब हुआ था, आपका 1989 में एंड हुआ था। इट मीन्स 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। तो तभी एक आपके फ्रांसिस फुकुयामा करके एक आपके फिलोसोफर थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि ये एंड ऑफ हिस्ट्री है। इसके बाद आपका कोई और ऐसा आइडियोलॉजिकल बैटल नहीं रहेगा। द आइडियोलॉजिकल बैटल इज फाइनली वॉन बाय यूएसए, जो कैपिटलिज्म को दर्शाता है और लिबरल डेमोक्रेसी को दर्शाता है। लेकिन ये फुकुयामा के ओपोजिशन में आपके और एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, एनालिस्ट थे, उन्होंने उनका नाम है सैमुअल पी हंटिंगटन। तो सैमुअल पी हंटिंगटन साहब ने उनके जो किताब है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, उसमें लिखा है कि अभी आपका एंड ऑफ हिस्ट्री नहीं है। हमें लगता है कि जो आपके आइडियोलॉजिकल बैटल थी, ओके, कम्युनिज्म बड़ा है या फिर आपका लिबरलिज्म, उसका क्लैश अभी ठीक है, यहाँ पे ठीक कहा कि ठीक है, ख़त्म हो गया। लेकिन अभी दूसरा क्लैश चालू हो गया है। वो कौन सा क्लैश है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, कि सिविलाइजेशन के बीच अभी क्लैश चालू हो जाएंगे। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि 1991-92 के समय पे फर्स्ट गल्फ वॉर, तो इसमें क्या किया गया, जो आपके यूएसए का जो हेजिमोनी है उसको चैलेंज किया गया था भाई आपके मिडिल ईस्ट नेशन। तो मिडिल ईस्ट नेशन आज भी क्या करते हैं, आपके जो यूएसए का डोमिनेंस है, उनका जो आइडियोलॉजी है, वेस्टर्न जो आइडियोलॉजी है ओवरऑल,
उसको आपका एक्सेप्ट नहीं करता है, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाता है। अगेन अगर आप देखें तो चाइना का जो सिविलाइजेशन है या फिर रशियन जो सिविलाइजेशन है, वो क्या करती है, अपने सिविलाइजेशनल रूट्स में ही रहना चाहती है। वो आपके काउंटर करती है डिफरेंट शॉर्ट ऑफ वेस्टर्न डोमिनेंस को। तो इसमें क्या है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आप देख सकते हैं। तो ये जो भी बैटल हमने देखे हैं, ये तो या तो ये आपके कम्युनिज्म या फिर लिबरलिज्म आइडियोलॉजी के लिए हुआ है, या फिर जो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बीच में क्या है, एक क्लैश है। जैसे एशिया का जो एक कलेक्टिव आइडियोलॉजी है, वो हमेशा ही किसके अगेंस्ट जाता है, वेस्टर्न के अगेंस्ट जाता है। वेस्टर्न क्या है, बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, लिबरलिज्म को, और हम कलेक्टिव आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, एशियन जो रीजन है। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक क्या है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। ओके, और इसलिए आप देख सकते हैं कि जो टेररिज्म है वो भी बहुत ज़्यादा पनप रहा है। ओके, टू प्रोटेक्ट देयर सिविलाइजेशन। ये भी एक बात कही गई है इस किताब में, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बाय सैमुअल पी हंटिंगटन। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी आपको लगेगा कि ये क्या प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो चांसेस मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है, कम है। लेकिन ऐसी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आप ऐसे में क्या है, चीज़ों को सब्सटेंशिएट कर पाएंगे। डिफरेंट चीज़ों में आप कहाँ इसका इस्तेमाल होगा, आप अभी खुद भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि आप इतने जगह में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। एथिक्स में इस्तेमाल किया जा सकेगा, फिर आपके ऐसे में इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, बाकी चीज़ें पढ़िएगा, आप समझ में आ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं। ट्रूथ इज़ द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वार। तो अभी जब वार होता है तो उसमें हम डिफरेंट तरीके से ह्यूमन कैजुअलिटी देखते हैं। ओके, ह्यूमन का डेथ्स हमें हमें फेस करना पड़ता है, फिर इंजरी फेस करना पड़ता है, तो डिफरेंट कैजुअलिटी होती है। ओके, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है। तो उसी के साथ क्या है, इसमें ये कहा गया है कि जब वार होता है तो फर्स्ट जो वार होता है उसमें ह्यूमन कैजुअलिटी फर्स्ट नहीं होती है, फर्स्ट कैजुअलिटी होती है ट्रूथ का। ट्रूथ क्या होता है, स्टेक पे आ जाता है। कैसे स्टेक पे आता है, फॉर एग्जांपल अभी आप अगर अगर देखें, जो फैक्ट है उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता है या पेश किया जाता है, फेक न्यूज़ को फैलाया जाता है, प्रोपागेंडा बहुत ज़्यादा फैलता है, बाय गवर्नमेंट, बाय पॉलिटिकल पार्टीज, बाय मीडिया हाउसेस। ओके, तो इसमें अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप जो जर्मनी का जो सीन है, जर्मनी में जब हिटलर का राइज हुआ था, तो हिटलर का जो राइज है वो बहुत ज़्यादा क्या है, आपके प्रोपागेंडा के ऊपर हुआ था कि जर्मन आपका प्योर रेस है, इसको इसका प्योरिटी बचा के रखना है, इसीलिए जीव को मारना चाहिए। और इसी वजह से क्या है, जीव का बहुत ज़्यादा इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग किया गया बाई जर्मनी। ओके, बाई जर्मनी, मतलब जर्मनी का जो, अभी पूरा जर्मनी को इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, उस समय का जो ऑटोक्रेट लीडर था, ओके, जो तानाशाह था या फिर टोटलिटेरियन लीडर था, जो अडोल्फ हिटलर था, वो इसके लिए जिम्मेदार है। फिर इसके बाद अगर आप डिफरेंट और भी वार देखें तो उसमें भी आप पाएंगे कि जो फैक्ट है उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, जिसके वजह से क्या हुआ है, बाद में और ज़्यादा ह्यूमन कैजुअलिटी हुई है। तो अभी जो हिटलर ने जो फैक्ट को तोड़ा मरोड़ा, इसीलिए आपका बहुत ज़्यादा जो आपके जीव पीपल थे उनका डेथ हुआ। उसके बाद फिर से वार भी हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार, बिकॉज ऑफ नाजी जर्मनी, देन आपका जो मुसोलिनी था फ्रॉम इटली। ओके, तो इसके अलावा भी अगर आप और एग्जांपल देखना चाहें तो जो ब्लैक होल कलकत्ता का जो ट्रेजेडी था, तो इसके वजह से क्या हुआ, बाद में आप देख सकते हैं इसी के एक साल बाद 1757 में सिपॉय, नॉट सिपॉय, बैटल ऑफ पलासी हुआ था। तो ये इसमें आप देख सकते हैं, अभी ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है, इसमें ये फैक्ट नहीं बताया गया कि किस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर है वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे। लेकिन उनको जब पकड़ के बंद कर दिया गया बाई दी बंगाल रूलर, उस समय के जो रूलर थे, तो उससे जो लोगों की डेथ हुई जो ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो उसको बेस बना के क्या हुआ, 1757 का बैटल ऑफ पलासी लड़ा गया। जबकि वजह क्या था, एक्सप्लॉइटेशन था। लेकिन उस एक्सप्लॉइटेशन को वजह नहीं बताया गया। वजह क्या बताया गया कि जो आपके रूलर है वो आपके जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उनको ब्लॉक करने की वजह से उनका डेथ हुआ था, उसकी वजह से वार। लेकिन वार का मेन रीज़न क्यों था, ब्लॉक ही क्यों करना पड़ा,
रीज़न बीइंग कि बहुत ज़्यादा जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका एक्सप्लॉयटेशन बढ़ चुका था, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस देखा गया था, जो डिफरेंट प्रिंसली स्टेट थे उनको परेशान करके रखा था। ओके, तो वो सभी चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी रहती है। बाकी हम वार किसी भी कारण से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, वो चाहे कहीं भी हो, लेकिन वार होने जब होता है उससे पहले जो फैक्ट है वो डिस्टॉर्ट होता है, उसकी हत्या पहले होती है, उसके बाद लोगों का कैजुअलिटी बढ़ता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी इस टॉपिक का इस्तेमाल कहाँ हो सकता है, तो कभी क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो इसमें एक क्वेश्चन शायद दिया है एंड में, हाँ, ये ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वार। ऐसा ये सीधा सीधा इतना जो टॉपिक देखिए आप कोटेशन के अंदर, इसको ऐसे में टॉपिक बन सकता है ये, तब आपको चीज़ें दर्शानी होगी। तो कोई भी चीज़, कोई भी क्लैश होता है, आप ध्यान रखिएगा, फैक्ट जो होता है, ट्रूथ जहाँ होता है वहाँ वार नहीं होता है। ओके, सच क्या है? धर्म, जो हम बोलते हैं धर्म, धर्म मतलब धीरी, मतलब धारण करना, सच चीज़ों को, अच्छे गुणों को धारण करना, तो उसमें सच सबसे बड़ा गुण है। तो जहाँ सच रहता है, जहाँ फैक्ट रहती है, वहाँ वार होने की संभावनाएं, कन्फ्लिक्ट होने की संभावनाएं कम रहती है। जहाँ झूठ फैल जाता है वहाँ वार होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। ओके, इसको अगर आप अभी ऐसे में इतना कैसे लिख पाएंगे, सिर्फ वार के बारे में लिखेंगे तो नहीं होगा। तो आप फॉर एग्जांपल देखिए, तो हाँ, मैगी का एग्जांपल भी ले सकते हैं। तो मैगी ने क्या किया था, नेस्ले का जो मैगी है, उन्होंने ट्रूथ को तोड़ मरोड़ के दिखाया था। इसके वजह से क्या है, उनका जो कंपनी है कुछ दिन तक बंद हो गया था, वैसा एक एग्जांपल ले सकते हैं। सेकंड, आज के समय पे जो रिलेशनशिप आप देख रहे हैं कि डिस्टॉर्ट हो रही है, डाइवोर्स के संख्या बढ़ रहे हैं। ओके, लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं होने जैसा हो गया है, एक दूसरे को इंसान ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, इसका रीज़न क्या है? लोग लड़ रहे हैं रिलेशनशिप में, वाइफ हस्बैंड से, हस्बैंड वाइफ से झगड़ रहे हैं, इवन किलिंग भी हो रहा है, किलिंग नहीं हो रहा है तो सेपरेट हो रहे हैं। इसका ये जो भी पर्सनल लेवल के वार है, इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है आपका सच को कुचलना, सच को छिपाना, झूठ बोलना, ये सभी। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, तो उसमें काम आएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, लेट्स ब्रिंग एन एंड टू दी ग्रेट इंडियन जीडीपी कंट्रोवर्सी। ओके, तो इसमें है क्या अभी, तो जो जीडीपी का एस्टिमेशन है वो बहुत समय आपके सवालों के घेरे में रहता है कि जो जीडीपी का एस्टिमेशन है वो प्रॉपर नहीं है, और वो प्रॉपर जो पिक्चर है वो नहीं दिखा रहा है। तो इसमें आप अभी देख सकते हैं कि जो डेटा है वो सही होना ज़रूरी है। क्यों? ध्यान रखिएगा, इन गॉड वी ट्रस्ट, हम भगवान के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और उसके अलावा ऑल अदर मस्ट ब्रिंग डेटा, उसके अलावा कोई भी चीज़ों में हमें डेटा चाहिए। बिना डेटा के हम क्या है, किसी चीज़ में ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और वो डेटा अगर आपका ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं लिया गया हो, या फिर उसमें कोई फॉल्टी मेथड में कोई फॉल्ट रह गया हो, तो वो डेटा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। और उस डेटा के बेस पे जो पॉलिसी बनाई जाएंगी, उसका भी जो आउटकम होगा वो बहुत सही नहीं रहेगा। तो प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग के लिए, प्रॉपर मेजरमेंट के लिए हमें प्रॉपर डेटा कलेक्ट करना ज़रूरी है। तो इसीलिए आज के समय पे जो आप जीडीपी एस्टिमेशन देख रहे हैं, तो उसको बहुत सारे जो क्रिटिक है क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये प्रॉपरली डेटा कलेक्ट नहीं करता है। तो जो फॉर्मल सेक्टर है उससे डेटा कलेक्ट किया, जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसके ऊपर क्या है, एक मोटा मोटी अंदाजे के ऊपर ही डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो इससे क्या है, जो इकोनॉमी की ट्रू पिक्चर है वो उभर के नहीं आती है। ओके, और ये चीज़ें हमें क्या करती है, परेशान करती है। तो अभी हम अगर विकसित भारत बनना चाहते हैं बाय 2047, तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि जो डेटा है उसका प्रॉपर कलेक्शन होना, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना ज़रूरी है। तभी क्या है, बेटर गवर्नेंस, बेटर पॉलिसी मेकिंग, बेटर इकोनॉमिक इन्हांसमेंट की जा सकती है। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। बाकी इसमें कुछ चीज़ें दी है जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। जैसे जो आपका जीडीपी कैलकुलेशन का मेथड था, उसके मेथड तो वही है, लेकिन उसके लिए जो बेस ईयर रखा जाता है जीडीपी कैलकुलेशन के लिए, उसको 2011-12 किया गया इन 2015। तो अभी का जो जीडीपी कैलकुलेशन हम करते हैं उसका बेस ईयर क्या है, 2011-12 है। तो पहले जो बेस ईयर था, मुझे जहाँ तक ध्यान है 5-6 ऐसा कुछ था, 2005-6 या फिर 2004-5 होगा। इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ओके, तो अभी इसमें क्या है, तो आपका फिर करंट जीडीपी क्या है, ओके, कांस्टेंट जीडीपी क्या है, ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है।
कांस्टेंट प्राइस, मार्केट प्राइस ऐसे पूछे जाते हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। ओके, कांस्टेंट प्राइस में जीडीपी निकालना मतलब बेस ईयर पे निकालना, और मार्केट प्राइस में निकालना मतलब जो हाल ही में जो प्राइस चल रहा है उसके बेसिस पे निकालना। तो मार्केट प्राइस में जो जीडीपी निकाली जाती है वो ट्रू पिक्चर को नहीं दिखाती है। जो कांस्टेंट प्राइस अर्थात बेस ईयर से निकाली जाती है उससे हमें सही पिक्चर मिलता है। तो इन सभी चीज़ों को हमें क्या है, इसमें जो भी फ्लॉज है उनको ठीक करने ज़रूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग इज यूएसए चाइना ट्रेड एग्रीमेंट लाइकली टू होल्ड। तो अभी क्या है, आपका जो ट्रेड वार हमें देखने को मिल रहा है बिटवीन यूएसए एंड चाइना बिकॉज ऑफ यूनिलैटरल पॉलिसीज टेकन बाय यूएसए। तो उसके वजह से क्या है, दोनों ही रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, रेवेंज ले रहे हैं। पहले यूएस ने टैरिफ लगाया, फिर चाइना ने टैरिफ बढ़ा दिया, और इसके वजह से क्या है, अभी यूएस चाइना सबसे बड़ी इकोनॉमी है। बहुत सारा जो कच्चा सामान है या फिर जो इंटरमीडिएट गुड्स है इन देशों से आता है। तो अगर इन दोनों देशों के बीच में तनाव रहेगा तो इससे क्या है, जो वर्ल्ड का इकोनॉमी है वो भी सफ़र करेगा। तो इसके लिए क्या है, हाल ही में आपके मुझे जहाँ तक ध्यान है, कुछ दिन पहले एक आर्टिकल भी कवर किया था कि आपका एक डिस्कशन होने वाला है स्विट्ज़रलैंड में। ओके, तो इसमें अभी यही क्वेश्चन है कि आपका जो एग्रीमेंट है क्या ये आगे बढ़ेगा या रुक जाएगा। ओके, चांसेस पूरा है कि जो एग्रीमेंट है वो रुकेगा बहुत ज़्यादा। अगर आगे भी बढ़ा तो फिर आगे जाके रुकेगा, क्योंकि जो चाइना है वो यूएस को ट्रस्ट नहीं करता है, जो यूएस है वो चाइना को ट्रस्ट नहीं करता है। दोनों ही देश के बीच में एक मिसट्रस्ट बना हुआ है, और बिकॉज ऑफ देयर टाइप ऑफ लीडरशिप, जिस तरह के लीडरशिप दोनों ही देश दिखा रहे हैं उससे क्या है, ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इससे अभी ये टॉपिक हमें ज़रूरी क्यों है, ज़रूरी ऐसे सीधा सीधा तो क्या होल्ड रहेगा ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ट्रेड वार की वजह से, यूनिलैटरल पॉलिसीज़ की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या असर पड़ सकता है, ओके, वो सभी चीज़ें जाननी ज़रूरी रहेंगी। और बाकी इसमें जो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो लिबरलाइजेशन को दर्शाता है, फ्री एंड फेयर ट्रेड को दर्शाता है, वो अभी क्या है, ऑलमोस्ट डिफंक्ट होके रह गया है, लीगली टूथलेस होके रह गया है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। बाकी डब्ल्यूटीओ कब फॉर्मेशन हुआ इसका, इसमें आपका एक एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, वो क्या है, उसके अंदर आपका ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का कॉन्सेप्ट है, एग्रीकल्चरल सब्सिडी का, वो क्या है, किससे रिलेटेड है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है द फ्लिप साइड टू बायलैटरल ट्रेड डील्स। तो इसमें अगेन डब्ल्यूटीओ में क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि डिफरेंट नेशन के बीच बायलैटरल ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया यूके के बीच अभी हाल ही में जो टॉकिंग है वो फाइनलाइज हुई है, इसको जल्द ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देन यूएसए एंड यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का टॉक चल रहा है, इंडिया यूएस का बायलैटरल टॉक चल रहा है। ओके, तो फिर इंडिया ईयू का चल रहा है, इंडिया देन न्यूजीलैंड का चल रहा है। तो ये जो टॉक है ये क्या कर रही है, आपके दो देशों के बीच में जो बिजनेस रिलेशन है, जो इकोनॉमिक रिलेशन है उसको अच्छा दर्शा रही है। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है, अभी वर्ल्ड लेवल में हमने ट्रेड को समान तरीके से रखने के लिए, ओके, फ्री एंड फेयर रखने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है, जो एक आपका मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपके सभी देशों को एक जैसा ट्रीटमेंट, मोस्ट फेवर्ड नेशन मतलब एक ही जैसा ट्रीटमेंट देने का बारे में कहता है। तो ये सभी प्रिंसिपल अभी क्या है, डाइल्यूट होती जा रही है, और वर्ल्ड लेवल में जो हमारा इकोनॉमिक रिलेशन है वो डिटोरिएट हो रहा है। और इससे क्या है, डोमेस्टिक लेवल पे, हर नेशन के डोमेस्टिक लेवल पे इकोनॉमिक डाउनटर्न देखने को मिलेगा इन फ्यूचर, अगर इसको अभी सही नहीं किया गया तो इसीलिए क्या है, हम बायलैटरल टॉक की जगह क्यों मल्टीलैटरल टॉक नहीं करते हैं, जबकि ऐसा एक प्लेटफॉर्म है। क्यों हम बिजनेसेस में रूल बेस्ड ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसको फॉलो किया गया था सिंस 1995 जब से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ टिल डोनाल्ड ट्रंप का चुनने तक, पहला बार चुनने तक। तो क्यों हम वैसा पॉलिसी फॉलो नहीं करते हैं। नहीं तो इन फ्यूचर क्या है, फिर से नेशन के बीच आपका इकोनॉमिक टेंशंस दिखेगा, इकोनॉमिक टेंशंस विल लीड टू पॉलिटिकल टेंशन, दैट पॉलिटिकल टेंशन विल लीड टू इंटरनेशनल टेंशन बिटवीन डिफरेंट नेशन, फिर से वार होंगी। तो उससे फ़ायदा किसको है, किसी को भी नहीं है, हर नेशन को नुकसान है। तो क्यों हम नुकसान करवाना चाहते हैं। ओके, हमें डब्ल्यूटीओ में जो क्राइसिस है उसको दूर करना चाहिए, सभी नेशन को डब्ल्यूटीओ के ज़रिए ही जो डिस्कशन है वो आगे रखनी चाहिए।
और इंडिया को भी इसमें क्या है, या फिर इंडिया हो या फिर जो अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज है लाइक ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका है, चाइना है, इनको ध्यान देना चाहिए कि जो ग्लोबल नॉर्म्स है उनको फॉलो किया जाए, ना कि पावर सेंट्रिक डील की जाए देशों के बीच में। ओके, तो वही चीज़ें कही गई है। नेक्स्ट है व्हाट पाकिस्तान कॉस्ट्स इंडिया। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है सिंस इंसेप्शन, दैट इज 1947, जब से आपका जो हमारा अनडिवाइडेड इंडिया को डिवाइड किया गया इन टू पार्ट्स, तब से इंडिया क्या कॉस्ट बियर कर रहा है। तो इसमें क्या है, बड़े ही अच्छी तरीके से जिस्ट में चीज़ें बता दी गई है। तो इसमें अब अभी हमने ये चीज़ तो देखी कि आपका भारत को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी, जिसको प्रोपाउंड किया था बाय मोहम्मद अली जिन्ना, कि मुस्लिम जो पॉपुलेशन है उनका हित नहीं हो सकता है इंडिया में रह के, जो आज के समय पे फ्लॉड दिखाई दे रहा है, पड़ रहा है। इसका जो ये जो थ्योरी है इसका कोई बेस नहीं है। ये थ्योरी जो है आज क्या है, आज के समय पे रिफ्यूट हो रही है। पाकिस्तान डाइंग इट्स ओन डेथ, कि जिस आइडियोलॉजी के बेसिस पे, जिस बेसिस पे देश को बनाया गया, उस देश बेसिस पे वो देश अभी टिक नहीं पा रहा है। तो इसीलिए क्या कर रहा है, शुरू से ही इंडिया के ऊपर टारगेट करता आया है और अभी भी कर रहा है। तो कैसे, पहला अगर आप देखें तो इसका जो टू नेशन थियोरी का फ्लॉ अगर आप देखें तो हम देख सकते हैं कहाँ से, क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश से, कि बांग्लादेश क्या है, मैक्सिमम पॉपुलेशन तो आपकी मुस्लिम पॉपुलेशन ही है, तो उसके बाद भी बांग्लादेश को क्यों नहीं रख पाई पाकिस्तान अपने साथ। फिर आज के समय पे आप जो बलूची ट्राइब है वो भी आपके क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं पाकिस्तान के। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अगर मुस्लिम लोगों का हित ही चाहता है तो उनके खुद के पॉपुलेशन ही उनसे क्यों आपके डिवाइड हो रहे हैं। ओके, तो ये हो गया पाकिस्तान के अंदर या फिर पाकिस्तान का जो आपका उनका जो फाउंडिंग मिथ है, टू नेशन थ्योरी, वो हमने देखा। इस वजह से अभी हमें क्या क्या झेलनी पड़ रही है, ओके, या फिर तब से लेके आज तक। तो पहले हम देख सकते हैं महात्मा गांधी डेथ, ओके, इसका भी रीजन टू नेशन थ्योरी ही है। वार एंड कन्फ्लिक्ट तब से चला आ रहा है, 4 मेजर वार इन 1947, 65, 71, 99। फिर आपके पाकिस्तान जब हमसे लड़ नहीं पाता है, जीत नहीं पाता है हमसे, तो प्रॉक्सी वारफेयर चालू कर दिया उन्होंने, टेरर अटैक करना चालू किया, जो टेररिस्ट है उनको प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल करने लगा। इसके वजह से हमने भी क्या करना पड़ा कि जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो हमें बढ़ानी पड़ी, ताकि हम अपने देश को सिक्योरिटी दे सके। तो अभी क्या है, जब ये दूसरे देश हमें इतना परेशान करते हैं तो उससे हमें क्या होता है, अपना डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाना पड़ता है, मतलब अदर जो स्पेंडिंग है सोशल सेक्टर पे उसको कटिंग करनी पड़ती है। ओके, फिर देन कश्मीर का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है, आपका कश्मीर का जो कॉन्फ्लिक्ट है, एक समय पे ये सिर्फ आपका क्या था, पाकिस्तान का डिमांड था कि ये उनका हिस्सा है, लेकिन ये तो रिफ्यूट किया जा सकता है, या फिर हमारे पास इसका बहुत ज़्यादा बेसिस है कि कैसे कश्मीर हमारा है, क्योंकि राजा हरि सिंह जो थे कश्मीर के, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके हमारे साथ शामिल हुए। दूसरा, वहाँ पे जब कश्मीर में इलेक्शन हुआ सिविलियन गवर्नमेंट के लिए, तो उस गवर्नमेंट ने भी ये मान लिया, या फिर उनके जो उस समय के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के तहत, उन्होंने भी रेजोल्यूशन पास की कि इंडिया इज़ एन इंटीग्रल, कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो मतलब वोटिंग हो गया, कश्मीरियों ने ही मान लिया, कश्मीरी पॉपुलेशन ने ही मान लिया कि दे आर अ पार्ट ऑफ इंडिया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, जिसको अलग नहीं किया जा सकता है। तो इसमें मुद्दा खत्म हो जाता है कि कश्मीर किसका है, कश्मीर अनडाउटेडली इंडिया का है, हमारा है। ओके, इसीलिए अभी पाकिस्तान क्या कर रहा है कि जो 1990s के बाद ही, हाँ, 1990s के बाद कश्मीर के जो पॉपुलेशन है उसमें रेडिकलाइजेशन करना चालू करता है, और आपका जो मिलिटेंसी का एक्टिविटी है उसको बढ़ाता है, टेररिज्म का एक्टिविटी को बढ़ाता है, लोगों के माइंड को वॉश करता है अगेंस्ट इंडिया। तो उससे एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, जिससे हमें और ज़्यादा आपका सिक्योरिटी इंश्योर करना पड़ता है फॉर कश्मीर। उसके बाद कम्युनल जो पोलराइजेशन है वो करना चाहता है बाय टारगेटेड किलिंग ऑफ हिंदू पॉपुलेशन,
इससे कम्युनल टेंशन क्रिएट करना चाहता है विद इन इंडिया। फिर आपके जो लॉस ऑफ ट्रेड एंड कनेक्टिविटी है, तो अभी आपका देख सकते हैं कि जो पीओके रीजन ऑक्युपाई किया है पाकिस्तान ने इन 1947, उस पीओके रीजन से हम अफगानिस्तान को जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया अफगानिस्तान का अभी अगर देखें तो बॉर्डर सीधा सीधा नहीं है, क्योंकि बॉर्डर पीओके रीजन से है जिसको एक्वायर कर रखा है पाकिस्तान इलीगली। तो उस रीजन से है, तो उस कनेक्टिविटी का लॉस होने की वजह से भी हमारा क्या है, बिजनेसेस लॉस देखी गई है। ओके, फिर आपका क्या है, जो हमारे आप देख सकते हैं कि जो डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक बर्डन है कि पाकिस्तान का काम ही रहता है कि इंडिया के अगेंस्ट क्या करना, डिफेमेशन लाना वर्ल्ड लेवल में, कि हम जो आपके मुस्लिम भाई बहन हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, जबकि पाकिस्तान से ज़्यादा पॉपुलेशन, ज़्यादा आबादी हमारे देश में है, और उनके देश से हमारे देश में ज़्यादा सुविधाएं हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, और गवर्नमेंट निरंतर प्रयास कर रही है इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए। तो ये सभी क्या है, पाकिस्तान का जो मतलब आपका पाकिस्तान जो बना उसका क्या कॉस्ट हमें झेलना पड़ा अभी तक, ये सभी इसमें डिस्कस की गई है। बाकी इसको पढ़िएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है काउंसिल कॉन्सेल। तो अभी इसमें काउंसिल मतलब क्या होता है, जो एडवाइस हमें देते हैं। तो इसमें स्पेशली ये आपके कोर्ट के बारे में बता रहा है कि आज के समय पे अगर कोर्ट में देखें तो कितने ज़्यादा आपके फेक लॉयर दिखे जाते हैं। तो इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसने एस्टिमेट किया है कि जो टोटल लॉयर है उसमें से, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है उसमें से 20% जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है वो विदाउट वैलिड लॉ डिग्री है। तो इससे अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है उससे हमारा जो ट्रस्ट है वो इरोड होता है, और हमें आपके जो फेक लॉयर है उनके द्वारा ठगा जाता है। तो ये एक ग्रेव कंसर्न है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, क्योंकि हमें जस्टिस का रास्ता तक लेके जाता है कौन, लॉयर, जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए ये एक ग्रेव कंसर्न है कि जो आपके फेक लॉयर है उनको उनका जो आपका समूह है उनको ब्रस्ट किया जाए, और इनको हटाई जाए पोजीशन से, और इनके ऊपर क्रिमिनल आपके केसेस भी लाए जाए। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बार काउंसिल एज वेल एज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, देन जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट है, इनको भी एक्टिव जो इंटरेस्ट है वो लेना पड़ेगा, ताकि ऐसे चीज़ों को ब्रस्ट की जा सके। ओके, और पीपल का जो ट्रस्ट है वो उसको आपका संजो के रखा जा सके। तो इसीलिए क्या कर सकते हैं, वो मेजर्स इसमें दिया है। टाइम बाउंड नेशनल वेरिफिकेशन होना चाहिए, मैंडेटरी बायोमेट्रिक एनरोलमेंट होने चाहिए जो भी लॉयर साहब है उनके। फिर डिजिटल डेटाबेस बनना चाहिए ताकि लोग देख सके कि कौन से आपके जो लॉयर है जेन्युइन है या नहीं है, क्लाइंट भी जान सके, कोर्ट भी जान सके। तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। जो फेक लॉयर है उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लाना चाहिए। ओके, तो ये सभी चीज़ें देख सकते हैं। रेडी टू रॉक, तो इसमें क्या बताया गया है, अबाउट डायमंड बिजनेस के बारे में बताया गया है कि कैसे एक समय पे 18th सेंचुरी में हम डायमंड में ग्लोबली जाने जाते थे। और इसमें आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट डायमंड्स इंडिया के हैं, कोहिनूर है, होप डायमंड है, ओके, ऑर्लॉफ डायमंड है। तो ये ओरिजिनेट हुए हैं कहाँ पे, इंडिया पे। और इंडिया का आंध्र प्रदेश का जो गोलकोंडा है उसमें ये ग्लोबली रिनाउंड जगह है, माइन है इसमें आपके डायमंड के। लेकिन आपके 1725 में ब्राज़ील में आपके डायमंड माइंस एक्सप्लोर की गई। फिर साउथ अफ्रीका में 19th सेंचुरी में किया गया। उसके बाद इंडिया का जो प्रोडक्शन है या फिर जो डिमांड है वो डिप्लीट होने लगा। लेकिन आज के समय पे हम क्या कर रहे हैं, आपके सिंथेटिक डायमंड क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आपके लैब में डायमंड्स को बना रहे हैं। तो लैब ग्रोन डायमंड आर केमिकली, फिजिकली एंड ऑप्टिकली आइडेंटिकल है टू नेचुरल डायमंड। तो इससे क्या है, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ग्लोबल लेवल पे जो ट्रेड है वो फ्लॉरिश होगा डायमंड सेक्टर में। और डायमंड सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंस है किनका है, गुजरात का है। लगभग 80% जो डायमंड ट्रेडर्स हैं उनमें 80% गुजराती पीपल है। ओके, तो ये सभी चीज़ें देख सकते हैं। नेक्स्ट, द्रौपदी मुर्मू जी, कैन एससी फिक्स डेडलाइन फॉर प्रेसिडेंट। तो अभी इसमें आर्टिकल 143 सब क्लॉज 1 के बारे में कहा गया है
कि 143 सब क्लॉज 1 के तहत जो हमारी प्रेसिडेंट महोदया है वो क्या कर सकती है, आपके ओपिनियन ले सकती है सुप्रीम कोर्ट का। तो इसमें कौन से ओपिनियन के बारे में कहा गया है? तो ये ओपिनियन है जो 8 अप्रैल को जो जजमेंट आया था बाय सुप्रीम कोर्ट, 2 जजेस बेंच, जस्टिस परदीवाला जी एंड महादेवन जी के द्वारा, जिन्होंने टाइमलाइन सेट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि विद इन 3 मंथ बिल को पास करना है मैक्सिमम बाय गवर्नर और बाय प्रेसिडेंट। जो स्टेट बिल है उनके ऊपर एक्शन लेना होगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ऐसे पर्टिकुलर कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है। तो इसीलिए क्या है, गवर्नमेंट ने कोई आपके इसमें व्यवस्था नहीं ली, लेजिस्लेचर ने कोई आपका अमेंडमेंट नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कर दिया और ये जजमेंट दिया गया कि 3 महीने के अंदर पास करना होगा। इसको अनडेफिनेट टाइम के लिए डिले नहीं किया जा सकता है। तो अभी इसी को लेके क्या है, एक आपका डिबेट छिड़ गया है कि क्या जुडिशरी एग्जीक्यूटिव लेवल में इंटरवीन कर सकती है। ये तो एग्जीक्यूटिव का काम है, ओके, बिल को पास करना ना करना। तो क्या ये सही है? तो इसमें क्या है, अभी जो आपके जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक क्लैश रहता है, वो क्लैश फिर से उभर के आया है। तो अभी इन फ्यूचर क्वेश्चन बन सकता है, जुडिशियल ओवर रीच क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, जुडिशियल एडवेंचरिज्म क्या है, ओके, सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, क्या सेपरेशन ऑफ पावर को ये जो जजमेंट है वायलेट कर रहा है, अगर कर रहा है तो कैसे, और नहीं कर रहा है तो कैसे आपको जस्टिफाई करना होगा। तो इस आर्टिकल को मैंने पहले एक बार समझाया था। बाकी इसमें अभी आर्टिकल 143 सब क्लॉज 1 आया है, तो इसीलिए मैंने ये आर्टिकल पर्टिकुलरली आपको बता दिया है कि इसमें क्या है, जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है वो आपके ओपिनियन सीख कर सकते हैं फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट जो आपका ओपिनियन देगा या फिर जो एडवाइस देगा वो बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी आर्टिकल है प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा और मेंस के लिए तो मैंने बताया है कैसे टॉपिक पूछे जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।